देखिए अगला प्रश्न क्या है। अच्छा बताओ, 1 से 1000 के बीच में 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं परिमेय है। अच्छा बताओ, 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं परिमेय है। अनंत होंगी। आपको पता है कि 1 से 1000 को छोड़िए, अगर आप 1 और 2 के बीच भी पूछेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, अनंत होगा। मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिमेय की बात कर रहा हूं। अगर मैं 1 से 1000 की बात करता हूं तो वो तो बहुत बड़ी अवधि होगी, लेकिन अगर 1 और 2 के बीच की बात करेंगे तब भी संख्याएं कैसी होंगी, अनंत होंगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। बताइए इनमें कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। क्या आपको पता है कि √2 का वर्ग क्या होगा। अरे बोलो, √2 का वर्ग। जब √2 का वर्ग 2 होगा तो इसका मतलब है ये रूट से बाहर निकल गया। √2 का वर्ग 2 होगा, मतलब ये रूट से बाहर निकल गया। जब रूट से बाहर निकल गया तो ये संख्या कौन सी होगी, इसका मतलब यही परिमेय संख्या है। बाकी विकल्प में देख रहा हूं कि √2 किसी भी संख्या का पीछा नहीं छोड़ रहा है। √2 एक बार प्लस में है और एक बार गुणा में है और एक बार भाग में है। √2 है परिमेय संख्या है, किसी भी संख्या के साथ दिखता है तो वो संख्या है परिमेय संख्या हो जाती है। अगला देखिए, बताओ 2√3 क्या है। ये 2√3 किसकी वजह से है परिमेय हुआ, √3 की वजह से। जो 2√3 है वो √3 की वजह से है परिमेय हो जाता है। बताओ दशमलव के 3 स्थानों तक सबसे छोटी संभावित संख्या, क्या इसका यही विकल्प होगा। दशमलव के 3 स्थानों तक सबसे छोटी संख्या 0.001। निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। अच्छा, प्रत्येक है परिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती है, गलत है। आपको पता होना चाहिए प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक है परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अच्छा, पाई परिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। अच्छा बताओ, 11/44 मतलब 1/4 और 1/4 का रूट क्या होगा। अच्छा, 1/2 परिमेय है कि अपरिमेय, ये भी गलत हुआ। इसका मतलब ये सही होगा और इसे पढ़ के देखते हैं। बताइए कि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। किससे मिलकर बनती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं। अगला देखिए क्या प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा बताओ, एक अभाज्य संख्या है, गलत। एक अभाज्य संख्या है, गलत। एक यौगिक संख्या है, यौगिक मतलब भाज्य होती है। अच्छा बताओ, एक ना तो अभाज्य है और ना ही, कौन सा सही होगा। जो संख्या एक है ना तो इसे भाज्य के रूप में देख सकते हैं और ना ही इसे अभाज्य के रूप। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। अच्छा बताओ, दो सह अभाज्य संख्याएं हमेशा अभाज्य होती हैं, गलत है। कौन कह रहा सही है। दो सह अभाज्य संख्याएं, क्या जो को प्राइम नंबर होते हैं क्या वो व्यक्तिगत तौर से अभाज्य होते हैं। एक बात मुझे बताइए, मैंने लिख दिया 18 और 29। अच्छा बताओ, 18 29 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। लेकिन 29 तो अभाज्य है लेकिन 18 अभाज्य नहीं है। तो ये संख्या व्यक्तिगत तौर से कुछ भी हो सकती है, लेकिन को प्राइम तभी कही जाएंगी जब इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब ये गलत है। अच्छा, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है, किसकी वजह से गलत है। कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है, गलत है। आपको पता है कि अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है और अभाज्य संख्या विषम भी हो सकती है। अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है
और अभाज्य संख्या विषम भी हो सकती है। ये बात इसने किसकी वजह से बोल दी? दो की वजह से बोल दी, क्योंकि दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। क्या है? सम है। शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है? कहा जाता है पूर्ण संख्या। जब कभी भी जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर दें तो ये संख्या होल नंबर या पूर्ण संख्या बन जाती है। हैं? पूर्णांक नहीं पता आपको क्या होते हैं? ये नंबर लाइन है, यहाँ बीच में जीरो होता है। इधर की तरफ को चलेंगे तो आपको मिलेंगे धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3। आप इससे बाईं तरफ चलेंगे तो आपको मिलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक हम जाएंगे तो हमें सारे पूर्णांक मिलेंगे। जीरो से दाईं तरफ चलते हैं तो इनका मान बढ़ता है, जीरो से बाईं तरफ चलते हैं तो इनका मान घटता है। अगला देखिए क्या है, यदि n और p दोनों विषम संख्याएं हैं, यदि n और p दोनों विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम है? आपको पता है कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है? अगर दो विषम संख्याएं हैं तो उनका योग हमेशा क्या होगा? सम होगा। अगर दो विषम संख्याएं हैं तो उनका योग हमेशा सम होगा। यदि n-1 एक विषम संख्या है, यदि n-1 एक विषम संख्या है तो इसके निकटतम दूसरी दो विषम संख्याएं, आपको पता है कि n-1 एक विषम संख्या है। आपको पता है कि विषम संख्याएं दो का अंतर रखती हैं। विषम संख्याएं दो का अंतर रखती हैं। अगली विषम संख्या इससे दो ज्यादा होगी। निकटतम वो होंगी जो एक आगे की होगी और एक पीछे की होगी। अगली विषम संख्या वो होगी जो इससे दो ज्यादा होगी और पिछली विषम संख्या वो होगी जो दो इससे कम होगी। ये n-1 और ये +2 है। जब n-1 में +2 करेंगे तो n+1 होगा। n-1 में +2 करेंगे तो n+1 होगा और n-1 में से और -2 करेंगे तो क्या होगा? n-3 होगा। कौन सा विकल्प हो गया आपका? सी वाला। अगला प्रश्न देखेंगे क्या रहेगा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम होगा? निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम होगा? अच्छा, क्या दो विषम संख्याओं का योग विषम होगा? गलत। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। दो विषम संख्याओं का अंतर गलत है। आपको पता है कि दो विषम संख्याओं का योग और दो विषम संख्याओं का अंतर ये दोनों ही सम होते हैं, लेकिन दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? विषम होगा। इसलिए ऑप्शन आपका सी ठीक है। बताइए n का प्रथम मान क्या होगा जिसके लिए n² + n + 41 एक अभाज्य संख्या नहीं है। आपको विकल्प से उठा के लगाने हैं n के मान और तब तक आपको मान लगाने हैं जब तक ये व्यंजक एक भाज्य संख्या नहीं बन जाता। तो बताइए कि n² + n n² + n + 41 n² + n + 41 आपको विकल्प से उठा के मान लगाने हैं। अच्छा, हम n का मान क्या लगा लें? अगर n का मान 1 लगाते हैं तो 1 + 1 और 41। मैं जैसे ही n का मान 1 लगाता हूं, मैं जैसे ही n का मान 1 लगाता हूं तो क्या ये 41 और 2 कितना होगा? 43। अच्छा, 43 अभाज्य है कि नहीं है? 43 तो अभाज्य है और इसने कहा है कि मान वो लगाओ जहां पर ये अभाज्य नहीं होना चाहिए, तो ये तो अभाज्य हो गया।
तो बताओ क्या n का मान 10 लगा ले। 10 लगाते हैं, 10 का वर्ग 100 प्लस 10 प्लस 41, 151 हो गया। अच्छा बताओ क्या 151 संख्या अभाज्य है कि नहीं है? अगर मैं 151 की जांच करता हूं तो 151 एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? तो बताओ n का मान 20 लगा ले। जब n का मान 20 लगाते हैं तो क्या है 461 हो जाता है, और 461 एक अभाज्य संख्या है। आप n का मान क्या लगाइए, जैसे 40 लगाते हैं तो 40 का वर्ग प्लस 40 और प्लस 41, क्या ये 1681 हो गया। और 1681 खुद में किसका वर्ग है? मैं जैसे ही n का मान लगाता हूं 40 और n का मान लगाते हैं 40 और ऐड करते हैं तो मैं देखता हूं कि 1681 हो गया। अच्छा बताओ कि 1681 किसका वर्ग है? 41 का। मतलब ये 41 से कट जाएगा। अगर ये किसी से भी कट जाता है इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। तो बताओ n का मान क्या लगाओगे? 40। अगला देखिए, आपको यहाँ पर p का मान घात के तौर पर, आपको यहाँ पर p का मान क्या लगाना चाहिए ताकि ये अभाज्य हो जाए? तो बताओ p का मान क्या लगा ले। p का मान लगाते हैं 2। p का मान लगाते हैं 2। मैं जैसे ही p का मान 2 लगाता हूं तो 2 दूनी, p का मान 2 लगाता हूं तो 2 दूनी 4 और 1 5। बताओ 5 कैसी संख्या है? तो हमारे लिए p का मान घात के तौर पर क्या होगा? 2 होगा। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? बताइए इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? आपको पता है कि 3 और 3 6 और 3 9, क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ये संख्या भी 3 से कट जाएगी और ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। जब ये दोनों, जब ये तीनों संख्याएं किसी संख्या से कट रही है, जब ये तीनों संख्याएं किसी संख्या से कट रही हैं तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। तो बताओ फिर अभाज्य क्या बचा? 467। यदि आप 467 को ट्राई करते हैं तो 467 किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है। वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण तो है परंतु प्राकृत नहीं है? 0। वह पूर्ण तो है लेकिन प्राकृत नहीं है, 0। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? क्या हो जाती है? 67। आपको पता है कि बाकी सभी संख्याएं, ये 7 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी और ये भी 3 से कट जाएगी। ये जो 67 है या 67, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। निम्न में से सही कथन को चुने। बताइए, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है? गलत। तो विषम संख्याओं का योग विषम होता है? गलत। तो सम संख्याओं का योग विषम संख्या होती है? गलत। तो बताओ कौन सा सही होगा? एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हमेशा क्या होता है? विषम होता है। तो बताओ कौन सा वाला सही है? डी वाला सही है। देखिए, इसी में नंबर सिस्टम में एक टॉपिक हमने समाप्त कर लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, और आपने इस पर आधारित प्रश्नों को भी देखा है। अब मैं एक नए टॉपिक की बात करता हूं, डिविजिबिलिटी चेकिंग, यानी कि भाज्यता की जांच करना। हम कैसे पता लगाएंगे कोई संख्या किस संख्या से कब कटती है या कब नहीं कटती है? सबसे पहला मैं रूल आपको बताता हूं एक का। बताइए, अगर मैं बात करता हूं कि कोई संख्या 1 से कटेगी तो इसके लिए क्या रूल है? आपको पता होना चाहिए, दुनिया की वह प्रत्येक संख्या 1 से कटेगी, अर्थात हर संख्या 1 से कटेगी, 1 के लिए कोई रूल नहीं है। 1 के बाद अगली संख्या आती है 2। संख्याओं का 2 से विभाज्यता का नियम, संख्याओं का 2 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक
यानी कि इकाई अंक। अगर वो सम संख्या हो या अथवा क्या हो, 0। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो एक सम संख्या हो या 0 हो, वो संख्या किससे कट जाती है? 2 से। दूसरे शब्दों में एक बात और सुन लो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित है, तो वह संख्या किससे कट जाती है? 2 से। अगर 2 की बात आती है तो अंतिम अंक पे काम करना है। कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब संख्या का अंतिम अंक 2 से कटेगा। बताओ क्या इसका 8 कट जाता है? इसका 6 कट जाता है? इसके लास्ट में क्या है? 0 तो सभी से कट जाता है। 2 के बाद रूल आता है 3 का। कोई संख्या 3 से कब कटती है? कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा। कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। अच्छा बताओ, 7 और 6 13 और 5 कितना है? 18। पहले वाली जो संख्या है वो 765 है। अगर मैं उसके अंकों का योग करता हूं तो 7 और 6 13 और 5 18। अगर मैं 18 को 3 से काटता हूं तो ये कट जाता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाती है। 3 के बाद आता है 4। कोई भी संख्या 4 से तभी कटेगी जब संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से कटेगी। 4 का जो रूल है वो लगभग 2 की तरह है। आपने पढ़ा है कि 2 के लिए संख्या तब कटती है जब अंतिम अंक 2 से कटता है। लेकिन 4 का रूल ये है, कोई भी संख्या 4 से तब कटेगी जब अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे। बताओ क्या 12 4 से कटता है? अगर 12 4 से कटता है तो पूरी संख्या चाहे उसके आगे कुछ भी लिखा हो वो संख्या 4 से कट जाती है। 52 भी कटता है, 24 भी कटता है, ये डबल जीरो है। डबल जीरो का मतलब है कि ये 4 से कट जाता है। अब आता है 5 के लिए। कोई भी संख्या 5 से तब कटेगी जब उसके लास्ट में या तो 0 होगा या खुद 5 होगा। कोई भी संख्या 5 से तब कटेगी जब उसके लास्ट में या तो 0 होगा या क्या होगा? 5 होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी लास्ट में लिखा होगा तो वो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। 0 या 5। 5 के बाद में आता है 6। 6 का कोई व्यक्तिगत रूल नहीं है। आप यदि किसी संख्या का कोई रूल पता नहीं कर पाते हैं तो आप उसके को प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर आपको ये पता करना है कोई भी संख्या 6 से तब कटेगी, तो अगर मैं 6 के फैक्टर करता हूं तो 2 तिया 6। तो संख्या 6 से तब कटेगी जब पहले किससे कटेगी? 2 से। संख्या 6 से तब कटेगी, मैं 6 के फैक्टर कर लिए हैं। बताओ 6 का मतलब 2 तिया 6। तो संख्या को पहले 2 से कटना होगा, 2 के साथ साथ 3 से कटना होगा। क्या आपको पता है कि ये संख्या 2 से कट जाएगी, लास्ट में 4 है? और संख्या 2 से कट जाएगी। 2 का रूल अंतिम अंक वाला है, लेकिन साथ में 3 से कटना होगा। और संख्या 3 से तब कटती है जब अंकों का योग 3 से कटता है। तो बताओ 6 और 5 11 और 4 15। 15 3 से कट गया। जब 3 और 2 से कट गई तो संख्या किससे कटेगी? 6 से। ये 7 का रूल बस इसलिए मैंने शीट में डाल दिया था क्योंकि 6 के बाद 7 आता है और 8 से पहले 7 आता है। ये 7 का रूल ये है कि कोई भी संख्या 7 से तब डिविजिबल होगी या कटेगी, अंतिम अंक का 2 गुना करिए। कितने गुना? और बाकी अंकों में से घटाइए। कैसे? ये लिखा है आपके पास 392। बस ये लिख दिया है। इस रूल का मैं डिविजिबिलिटी में कोई मतलब यूज नहीं करूंगा खास। जिस 7 के रूल का हमें यूज करना है, जिस पर सवाल बनते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो 392 है। बस पता करना है मौखिक तौर से कि 7 से कटता है या नहीं। तो कोई भी संख्या 7 से तब कटेगी। अगर आपने संख्या लिख ली है 392,
इसमें जो अंतिम अंक है उसका डबल करिए, इसका डबल कितना हुआ? अंतिम अंक का डबल करिए और बाकी बचे अंकों में से घटाइए। आपको पता है कि अगर मैं 39 में से 4 को घटाता हूं तो 35। अच्छा बताओ 35 किससे कट जाता है? 7 से। अगर 35 7 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ये 7 का रूल है कि अंतिम अंक का डबल करिए और बाकी बचे अंकों में से घटाइए। अगर ये संख्या घट जाती है, कट जाती है, तो फिर पूरी संख्या किससे कटेगी? 7 से। अब आता है 8 का रूल। जैसे आपने 2 का पढ़ा था, आपने 4 का पढ़ा था, अब ये किसका है? कोई भी संख्या 8 से तब डिविजिबल होगी या 8 से तब कटेगी जब अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से कटेगी। यदि संख्या में 3 ही अंक है तो तीनों को भाग लगाइए। अगर ये संख्या बड़ी है तो मैं 3432 में बताओ लास्ट में क्या लिखा है? 432। अगर मैं 432 को 8 से काटता हूं तो बताओ 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। अगर ये संख्या कितने ही अंकों की है, अगर आपको ये पता करना है कि संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो संख्या के सभी अंकों पर काम नहीं करेंगे, केवल संख्या के अंतिम 3 अंकों पर काम करेंगे। तो 432 8 से कट गया तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब रूल आता है 9 का। कोई भी संख्या 9 से तब कटेगी, जो रूल 9 का है वही 3 का था। आपको पता है कि 3 का रूल ये है कि कोई भी संख्या 3 से तब कटती है जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है। तो 9 से भी तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। बताओ 7 और 3 10 और 8, क्या 18 9 से कट जाएगा? तो 9 दूनी कितना है? 18। अंकों का योग यदि अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वो संख्या किससे कटेगी? 9 से। अगर आपने डिविजिबिलिटी को सही से पढ़ लिया है तो जो रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल पर आधारित प्रश्न, वहां बड़ी आसानी हो जाती है। कि मैंने एक बहुत बड़ी संख्या लिख दी, इस संख्या को 9 से भाग लगाइए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। ये इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख दी और मैं इसे 9 से भाग लगा रहा हूं और 9 से भाग लगाने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शेषफल क्या होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी एक साथ चलते हैं। किसी भी संख्या की विभाज्यता ये बताती है कि वो संख्या उससे कटेगी या नहीं कटेगी। जब संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो शेषफल नहीं बचता है। जब संख्या पूरी पूरी नहीं कटती है तो शेषफल बच जाता है। अगर इस संख्या को 9 से भाग लगानी है और ये बताना है कि शेषफल क्या होगा, तो आपको पता है कोई भी संख्या 9 से तब कटती है जब अंकों का योग 9 से कटता है। तो आप इस संख्या के अंकों का योग करिए। बताओ संख्या के अंकों का योग क्या हुआ? जब संख्या के अंकों का योग 5 हुआ, क्या 5 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 5 में 9 की भाग जाएगी? नहीं जाएगी। तो अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग लगाऊंगा तो शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा। समझ में आ रही कहानी? जब कभी भी किसी संख्या को 9 से भाग लगानी हो और शेषफल का पता करना हो तो संख्या के अंकों का योग करते हैं, संख्या को भाग नहीं लगाते। एक बात देखना क्या टाइम हो रही है। हमें बताना है 10 का रूल। कोई भी संख्या 10 से कब कटती है तो 10 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या 10 से तब कटेगी जब उस संख्या के लास्ट में क्या होगा? 0। 10 के फैक्टर वैसे 2 पंजे 10 होते हैं, लेकिन उसकी जरूरत बेवजह नहीं है, क्योंकि 10 से तभी कटेगी जब लास्ट में 0 लगा होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 नहीं लगा है तो वो संख्या 10 से नहीं कटेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।